समझ गया मैं। वॉइस शुरू से नहीं आ रही थी या थोड़ी देर आई थी? आवाज कब से नहीं आ रही बच्चों? एक बार बताएंगे, आवाज कब से नहीं आ रही? शुरू से नहीं आ रही? एक बार बताएं। हेलो, अब आने लगी है? अभी से स्टार्ट हुई है? पहले से नहीं है? ठीक, अभी आने लगी, कोई बात। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आज की क्लास में। आज हम 4th एंड 5th मार्च का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक आपसे जिक्र कर रहे थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की प्रो पुअर यानी गरीबों को क्षमता यानी उनका स्किल, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करने की जो स्कीम्स हैं वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो जो प्रो पुअर स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आउटकम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस आउटकम जीएस पेपर 1 सोसाइटी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यू यानी गरीबी एवं विकासात्मक विषय की यूनिट से जाएगा। जीएस पेपर 2 पॉवर्टी एंड हंगर सोशल जस्टिस में जाएगा। जीएस पेपर 2 में ही जाएगा जो भी जनसंख्या के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए जो भी हम प्लान या स्कीम्स लॉन्च करते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन, और उस इंप्लीमेंटेशन से जुड़े हुए विषय यानी उस यूनिट से भी कनेक्ट होता हुआ जा रहा है। बहुत सारे पीवाईक्यूज भी लगे हैं। और फिर जीएस पेपर 3 में हम जाएंगे तो यह इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि के साथ जाकर के यूनिट नंबर 3 कनेक्ट हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे आपसे पूछे गए हैं, उन सभी एसेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जैसे यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, जैसे विजनरी डिसीजन लेने का समय आ गया है, जो इंट्यूशन एंड लॉजिक से आता है। तो विजनरी डिसीजन क्या होता है? फिर करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस, ये निबंध भी लेकर के चलेंगे। इस प्रकार से एक गहरी चर्चा इस पर हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रीलिम्स के लिए भी इसको हम पढ़ेंगे। तो ये आपको आज का पहला टॉपिक। बाकी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, देख सकते हैं, जिसमें लिखा है ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं। रिपीट होता है, छुट्टियों के समय बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं। एक प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे कनाडा के साथ जो हमने यूरेनियम डील की है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन उसमें काफी कुछ है, उसको हम पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद आज का जो मेरा पूरा ईरान ईरान ईरान, तो ईरान पर तो लगातार बात चलती रहेगी, कोई मतलब नहीं उसका, आप लोग देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब आज का जो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है वो है इंडियाज नीड फॉर अ मैंडेटरी आर&डी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में आर&डी पर खर्च नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर आर&डी पर बहुत कम पैसा खर्च करता है, जो करती है गवर्नमेंट करती है, और हम अपनी जीडीपी का केवल 0.67% इनोवेशन पर खर्च करते हैं। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, इनोवेशन क्या है? इनोवेशन यानी नवाचार। आप चाहे इकोनॉमी हो चाहे सिस्टम में कहीं भी हो, जब नई नई चीजें लाते हैं तो उसका आउटकम बेहतर होता है। और यूपीएससी ने भी पूछा है, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। तो इनोवेशन का इकोसिस्टम हमारे यहाँ वीक है, कैसे उसको मजबूत किया जाए? तो आज एक न्यू मॉडल जो कि चाइना में, यूएस में अपनाया जा रहा है, आज हमें अपनाने को कहा जा रहा है। बहुत प्यारा टॉपिक है मेरा। अभी तक का आर&डी को लेकर के कराएगी किसी भी टॉपिक में सबसे, मतलब वो सब भी अच्छे हैं, लेकिन ये एक नया विजन आपको देने वाला है। और सोचिए कितना बढ़िया कि सोशल वेलफेयर चाहते हैं तो भी इनोवेशन करना है। तो प्रो पुअर स्कीम को अगर बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? प्रो पुअर स्कीम को अगर बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करना तो भी हमें इनोवेशन की जरूरत है। तो ये टॉपिक हम करेंगे, मेरा पर्सनल फेवरेट है। और फिर इसके बाद हम डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन पर बात करेंगे। इसको भी मैं छोड़ने जा रहा था, लेकिन आपको बस केवल जो है डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछते हैं। जीएस पेपर 1 सोसाइटी में भी है, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इशू, जनसंख्या और संबंध विषय। पेपर 2 में 3 में भी है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 1, 2, 3 ऐसे और प्रीलिम्स की निगाह से, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग, ठीक है ना, एक समरी आपके पास है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लेटेस्ट अपडेट। तो ये एक अपडेट है, बस केवल आप हेडिंग अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी और डीप अभी जाने की जरूरत नहीं। काफी कुछ मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, उसको दोबारा कराने की जरूरत नहीं। मेन मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही है,
तो आप इसको पकड़े रहिएगा। पर्शियन गल्फ का है, इसके इर्द आजू बाजू कौन कौन से देश हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, जो जो इंपैक्ट में, ये ईरान हो गया, कैस्पियन सी, ये सारी चीजें बार बार मैं आपको मैप दे रहा हूं। उसके पीछे रीजन है कि आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें। अरबियन सी भी देख लीजिए, सारी चीजें आपके सामने। तो कौन कौन से देश कहां हैं, कैसे हैं, उनकी लोकेशन, जो भी इंपैक्ट में है, वो सब आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। यूएस ने श्रीलंका के तट पर ईरान के युद्धपोत डुबोया था जो भारत से लौट रहा था, जानिए वो देश में क्यों था। ठीक है, श्रीलंका के पास ईरान का जंगी जहाज डूबा या नौसैनिक अभ्यास भारत में इसी अभ्यास में हिस्सा लेने आया था। तो कुछ भी अब इसमें बड़ा मुद्दा, ठीक है ना। पश्चिम एशिया युद्ध का असर, बीमा कंपनियों ने हल कार्गो प्रीमियम बढ़ा दिया, युद्ध जोखिम कवर वापस लिया, बहुत सारी चीजें हैं, यही चल रही, बस इनको आप जाने पहचाने। दुश्मन जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ रहा है, इजराइल हिजबुल्ला संघर्ष फिर से चर्चा में क्यों आ गया है, हिजबुल्ला के बारे में, अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरानी जहाज, ईरान ने आर्थिक ठिकानों पर हमला किया, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी चीजें हैं, उनको आप वैसे ही रख लीजिएगा, बस जो हेडिंग है केवल हेडिंग के लिए मैंने दिया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है नहीं जो। अब आपके सामने जो आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रो पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। टॉपिक का निर्धारण कैसे होता है, आपके और मेरी पसंद से नहीं। जब यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो हमारे और आपके अकॉर्डिंग टॉपिक का निर्धारण नहीं होता है। वो टॉपिक का निर्धारण होता है कि भाई यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है और बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए विस्तार से यहां पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यानी वही सारी बातें हैं कि जो प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर सरकार अगर, जैसे प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम हो गई, ठीक है, गरीबोन्मुखी जो योजना हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए अगर 100 रुपया दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, 100 रुपया बजट में दिया गया लेकिन हम खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं, काफी कम कर रहे हैं। तो अगर 100 रुपया दिए जा रहा है उसका हम केवल 80 रुपए या 70 रुपए या 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा। ऑब्वियस इसका रूरल डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज को सरकार ये मान रही कि 100 रुपए का खर्चा होना चाहिए, उस पर अगर हम 80 रुपए 70 रुपए कर रहे हैं तो इसका मतलब हम विकास को ही पीछे ले जा रहे हैं। तो ग्रामीण विकास, ऑब्वियस है रूरल डेवलपमेंट में एग्री सबसे महत्वपूर्ण है, तो एग्री को सपोर्ट करने वाली स्कीम भी आप बेहतर ढंग से अगर इंप्लीमेंट नहीं करें तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर ही असर पड़ेगा। फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी नीचे की तरफ जाएगा, रोजगार पर भी असर पड़ेगा और सोशल वेलफेयर भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इस लेख में जो कहा गया बहुत सारी बातें, लेकिन जो अंडर स्पेंडिंग है कि 100 रुपया दिया जा रहा है तो उसका 70 रुपए ही खर्च हो रहा है, ये जो अंडर स्पेंडिंग है यानी जो कम खर्च है, वह एक बहुत बड़ी चिंता है। और जैसे ही कम खर्च किया जा रहा है गरीबों की स्कीम पर, अगर ये चिंता का विषय है तो स्वाभाविक रूप से सिलेबस आपके सामने आके डट के खड़ा हो जाता है कि भाई हम हैं, जरा हमारे बारे में भी सोचिए। और क्या सोचिए, पॉपुलेशन एंड पावर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, कि हम किस प्रकार की नीतियां लेके चल रहे हैं कि गरीबों को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे, गरीबी को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो कैपेसिटी से कम कर रहे हैं। तो आप देखिए जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, ऑब्वियस है ह्यूमन रिसोर्स को हम वीक कर रहे हैं। सोशल जस्टिस वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें मैंने शुरुआत में ही डिस्कस। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस इश्यू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, आप यहां देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू अराइजिंग फ्रॉम इट। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का प्रबंधन, ग्रोथ, फिर ऐसे और फिर प्रीलिम्स की निगाह से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 2 2022 आपसे देख सकते हैं, प्रश्न भी पूछा है कि भाई जो भी नई चीज चर्चा में होती, उस समय इन्फ्लेशन था तो यूपीएससी ने आपसे पूछा कि भाई देखो गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स तो चलाओ, लेकिन समय आ गया है कि आप रोजगार भी बढ़ाओ और प्लस इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करें, तब जाकर के गरीबों को हेल्प मिलेगी। यानी एक नए कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि इन्फ्लेशन का गरीबी पर क्या इंपैक्ट, पूछा कि नहीं पूछा। तो इसमें वेलफेयर स्कीम है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन के आधार पर कि भैया वेलफेयर स्कीम में ही प्रॉब्लम है,
ऊपर से बेरोजगारी प्रॉब्लम है, ऊपर से आप कहेंगे सर बेरोजगारी कैसे? अरे भाई मनरेगा का भी फंड कम किया गया है, प्लस उसके साथ साथ तीसरी समस्या क्या है सोचिए आप, तीसरी समस्या इन्फ्लेशन। तो आज हम वेलफेयर स्कीम पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए और उसके साथ साथ रोजगार का सृजन भी होना चाहिए। तो वेलफेयर स्कीम्स पर आज हम फोकस है, बाकी अन्य दो चीजों का भी जिक्र करेंगे। 2019 जीएस पेपर 2 में फिर आपसे पूछा कि जब सरकार सोशल सेक्टर में जो भी एक्सपेंडिचर वो कम करती है तो लोगों को अपनी पॉकेट से करना पड़ता है, इससे वो और गरीबी में चले जाते हैं। तो यानी जो सरकार का ट्रेंड रहता है उस पर यूपीएससी प्रश्न पूछता है। उस समय ये मुद्दा चर्चा में था कि सरकार हेल्थ एजुकेशन पर बजट कम कर रही है, रिजल्ट क्या हो रहा है? लोगों को खर्च करना पड़ रहा है, तो लोगों के पास पैसा कम हो रहा है अपनी और यानी हेल्थ एजुकेशन पर खर्चा करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद 2019 में ही आपसे पूछा कि भैया जीडीपी तो बढ़ रही, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके इंडिकेटर यानी हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब में हम बहुत पीछे। व्हाई? बिकॉज कि हम स्कीम्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक सकते। फिर 2023 में आपसे पूछा, ठीक है, कि भाई जो प्रोसेस ऑफ डेप्रीविएशन के शिकार हैं उनके लिए जो हम स्कीम बनाते हैं वो बनाने में ही क्या कमी है उसको बताओ। यानी हम जब गरीबों के लिए स्कीम बनाते हैं तो उसमें हम जो गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं क्या उनको पार्टनर बनाते हैं? गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, माइक्रो क्रेडिट वाले, क्या वो इस स्कीम को बनाने में कुछ मदद करते हैं? चिंतन कीजिए आप। इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा। नहीं, हमेशा पॉलिसी मेकिंग को लेकर के आपसे प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए 2017 में हंगर एंड पॉवर्टी बिगेस्ट चैलेंज आज भी है किसके सामने? गवर्नेंस के सामने। चूंकि गरीबी है, भूख है, तो वहीं पर अपराध भी है, क्राइम भी है। तो गरीबी और भूख केवल सोशल जस्टिस का विषय नहीं, यूपीएससी कह रहा है गुरु गवर्नेंस का विषय। तो जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि गवर्नेंस का विषय भी है ये। किसका विषय? गवर्नेंस का। कि अगर आप आईएएस आईपीएस होंगे और अगर गरीबी आपके एरिया में रहेगी, वही आपके लिए समस्या पैदा होगी। नक्सलवाद भी उसी की उपज था, गरीबी और भूख का। तो गवर्नेंस के सामने कैसे चैलेंज है? तो इसलिए अगर गवर्नेंस के सामने चैलेंज है तो क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी इंप्लीमेंटेशन एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब आपको 100 रुपया मिल रहा है तो आप 100 रुपए का 70 रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं, 30 रुपए क्यों नहीं खर्च कर पा रहे, जबकि सरकार कह रही है कि खर्च करो। तो इंप्लीमेंटेशन एजेंसियां कौन है? जैसे ही आप जाते हैं आपके सामने ये निकल करके आता है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव यूनिट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में दो, एक चुनी हुई गवर्नमेंट जो मंत्री होता है और एक आप लोग जो सिविल सर्वेंट होंगे। इसका मतलब सिविल सर्वेंट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट अंडर परफॉर्मेंस पे हैं। चिंतन कीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें। फिर होता है भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट उसके साथ साथ नहीं हुआ। यानी जीडीपी तो बढ़ी, ठीक है ना, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट यानी एक मानव पूंजी के रूप में नहीं बन पाया। यानी हमने उसके वही सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6 HR फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन देश में अच्छे से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप देख सकते हैं 2018 पर पूछा कि आप देखिए कि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के, लेकिन आज भी पॉवर्टी है। क्यों है ऐसा? पॉवर्टी के पीछे का रीजन क्या है? पॉवर्टी तो रीजन क्या एक नहीं है कि जो हम अभी आज का आर्टिकल है कि भैया हैं तो स्कीम्स हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम इसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं खर्च कर पा रहे। आप देख लीजिए। फिर 2016 में प्रश्न पूछा कि भैया अगर गरीबी को खत्म करना है तो प्रोसेस ऑफ डेप्रीविएशन को खत्म करो। मैंने आपको बताया जनरेशन 1 गरीब है, अगली जनरेशन को भी बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिलेगी, फिर अगली को भी नहीं मिलेगी, फिर अगली को, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो कह रहा है कि इसको ब्रेक करो। बिल्कुल, तो सरकार इसको ब्रेक करने के लिए स्कीम्स लेकर के आई है, लेकिन वह अंडर परफॉर्म है। सारी स्कीम क्या है? अंडर परफॉर्म है, ऑब्वियस है। तो हम कैसे प्रोसेस ऑफ डेप्रीविएशन को दूर कर पाएंगे? तो आप देख सकते हैं कितना मजेदार यूपीएससी। ए से पूछा, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। यानी अगर समाज में सब लोग मजबूत हैं तो समाज को किसी भी व्यक्ति के दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि समाज खुद ही अपने लिए
प्रोड्यूस करेगा। अब यूएस में, जापान में, इन सब देशों में क्या चैरिटी की आवश्यकता है लोगों के लिए? नहीं है। हमारे देश में है। फिलेंथ्रोपियस की हमें नीड है, भैया आए पैसा लगाएं, लोगों को खाना पीना मिले। ट्रस्ट वगैरह जो बनते हैं एजुकेशन, इन सब की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी अगर हम सब तक सब कुछ उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये इस प्रश्न में भी है कि प्रो पुअर स्कीम्स हमें बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करनी है, तभी हम समाज को ज्यादा न्याय दे पाएंगे। 2022, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। कि भैया आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, परंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि बेकार है, निरर्थक है। आप देखिए, तो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारे पास बजट है, हमने इंप्लीमेंट के लिए जो भी प्लान किया उसको हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। तो ये है यूपीएससी, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं, फिर पूरा कंटेंट यहां पर है। एक बार पहले पूरा कंटेंट देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यानी इंट्रोडक्शन आपके सामने आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जो बातें मैंने कही हैं, अंडर परफॉर्मिंग, अब सारी स्कीम, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की जितनी भी स्कीम है उनका जिक्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो यह चिंताजनक क्यों है, आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो चिंताजनक क्यों है। फिर ऐसे ही फर्टिलाइजर इंबैलेंस एंड यूरिया सब्सिडी, आप देख सकते हैं, यह भी एक बड़ा इश्यू है फर्टिलाइजर वाला। फिर इसके बाद कैश ट्रांसफर वर्सेस कैपेसिटी क्रिएशन, जो भी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह। फिर उसके बाद ग्रामीण आजीविका और जो भी उधार वगैरह की स्कीम है लोगों को लोन देने की, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इन सब का जिक्र है। और पूरा उसी पैटर्न पर कि भाई खर्चा क्यों कम हो रहा है और उसके क्या रिजल्टेंट है। फिर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डिमांड कॉन्स्ट्रेंट, इस तो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने जो स्कीम्स लॉन्च की थी। फिर जो हमने सोशल हेल्थ एजुकेशन, इनके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हम खर्च कर रहे हैं उनमें क्या इश्यू। फिर बेसिक सर्विसेज, वाटर, सैनिटेशन, रोड का जिक्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एकदम साइंटिफिक ग्रोथ इंप्लीकेशंस। अगर ऐसा है अंडर परफॉर्म है तो उसका जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब क्या करना चाहिए, यानी सुधार क्या होना चाहिए, वो भी इस आपको पॉलिसी ऑप्शन वाले कैटेगरी में बता दिया गया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट उठाए गए कि जीडीपी किस पे डिपेंड करती है, और अगर हम लोगों को अमीर बनाएंगे तो हमारी जीडीपी बड़ी हो जाएगी। और फिर एक क्वेश्चन भी है कि भारत में मेरे प्यारे बच्चों, मेनी प्रो पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम्स इन इंडिया है विटनेस अंडर स्पेंडिंग डिस्पाइट सिग्निफिकेंट बजट एलोकेशन। कि भैया हम बजट में तो खूब पैसा दे रहे हैं लेकिन उसका पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहे। एग्जामिन द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रेंड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रूरल डेवलपमेंट। यह प्रवृत्ति समावेशी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अब आप मुझे बताइए, जो आईएएस की ट्रेनिंग वगैरह होती है, क्यों बेहतर परफॉर्मर आईएएस नहीं आ रहे, क्यों सोशल मीडिया वाले आईएएस ही आ रहे हैं मैक्सिमम। अभी मत कहिए कहीं जाके खाना खा लेना गरीबों के बीच में, कहीं जाकर के इस टाइप के, कहीं जाकर के वो ट्रैफिक मैनेजमेंट करके उनकी फोटो डालना, वो नहीं यार, वो बहुत छोटी चीज है। जो बेसिक काम करते, जैसे ना कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, किसने दिया? संविधान ने तो नहीं दिया। दिया कि नहीं दिया? आज जुडिशरी पर तमाम प्रश्न है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय ट्रस्टवर्दी संस्था अगर इंडिया की डेमोक्रेसी माना जाए तो किसको माना जाएगा? आप बोलो, आप खुद ही कह दो कि सर जुडिशरी में। राम मंदिर कितना विवादित इशू था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद। रिजल्ट क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण पावर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और देखिए सब जगह उस पर 100% एक्सेप्टेंस है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करेगा। मैं राम मंदिर किस लिए था, चूंकि वो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड इशू हो गया था। तो आज भी जुडिशरी पर सबसे ज्यादा विश्वास है कि नहीं है? बोलिए। आप कहेंगे हाँ सर है, जुडिशरी पे है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ओरिजिनल बाबा साहब और उनकी टीम के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था।
1935 का लगभग हूबहू कॉपी है। 1950 का हमारा एक्ट तो कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दलित जातियों ने एकदम से राजनीतिक चेतना आई, और आप देखिए बाबा साहब को इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा जो है, ऑब्वियस उन्हीं का सबसे बड़ा टीम का कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, तो ऑब्वियस हमेशा कहा जाएगा वर्ल्ड कप में उनका लीडिंग रोल रहा है। तो जैसे बाबा साहब और उनकी टीम में कुल मिला के 7 लोग थे, लेकिन हमेशा बाबा साहब का नाम आता है। मुझे लगता है कि बाकी का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो तो और किसी का नाम भी नहीं पता हो, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी में वो सब लोग थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो सत्य है ना कि वो ड्राफ्ट कमेटी थी। आज की आवश्यकताओं के अनुरूप उन लोगों ने कई चीजें डाली, लेकिन मूल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आर्टिकल 1935 हूबहू नहीं है। कम से कम यूपीएससी की तैयारी वाले तो ये बात 100% कहेंगे। नहीं कहेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ आगे रिपीट होगा, आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। एक बार आप बताइए मुझे, क्या 1950 में जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया वो 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट का, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट का, भारत शासन अधिनियम का हूबहू ब्लूप्रिंट है कि नहीं? चिंतन कीजिए। सब कुछ ये जो आप आज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वट एवर लिस्ट, रेजिडुअल पावर, सब ये तो मैंने बड़ी चीज बताई सब। बोलो भाई, क्या 1935 का यूपीएससी ने यही पूछा? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जुडिशरी की रिस्पेक्ट इसलिए है बिकॉज उन्होंने संविधान से एक कदम आगे जाकर के नई चीज दी। संविधान से आगे जाकर के एक नई चीज दी, उसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कि अगर समय समय पर जब हम अपनी निर्णयों में कह रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ और उस लॉ का एग्जीक्यूशन आएगा, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मानते हुए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते हम उसे जीरो डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के विपरीत है कि नहीं है? चिंतन कीजिए, सोचिए आप। तो ये जो विषय है वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो सिविल सर्विसेज में आप लोग जब सेलेक्ट होते हैं तो बियॉन्ड जाकर के, जैसे किरण बेदी मैम ने बियॉन्ड जाकर के, कि सिस्टम में ये था कि तिहाड़ जेल कोई जाना नहीं चाहता था, और उन्होंने उसको एक मंदिर की तरह सजा दिया, अपराधियों को ही इंसान बना दिया। तो उस टाइप का बियॉन्ड क्यों नहीं हम सोच सकते हैं? वो भी एक काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ही था, एग्जीक्यूटिव का बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये फोटो खिंचाना ये सब नहीं। तो ये किसकी जिम्मेदारी? चलो बताओ। अगर पैसा अंडर स्पेंडिंग है, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर ना होना और इंग्लिश न्यूज ना हो, चाहे आप उन्हें लेफ्ट विंग कहिए, राइट विंग कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश न्यूज़पेपर ना हो तो आप सही डेटा से ही मरहूम हो जाएंगे। मरहूम मतलब समझते हो? वंचित। ये इन अखबारों की ताकत है कि ये बखिया उधेड़ते रहते हैं, बिना गवर्नमेंट का नाम उनकी आलोचना किए हुए केवल मुद्दे उठाते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर इसलिए हमेशा से अच्छे होते हैं, अंग्रेजों के काल से ही अच्छे हैं ये। इसीलिए मैं इंग्लिश का ही कंटेंट पढ़ता हूं, और हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश के अलावा कोई कंटेंट मैंने पढ़ना ही नहीं। कुछ भी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना तो मैंने इंग्लिश ही पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे की बुक है, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ना, भले आपको हिंदी में पढ़ाना है। कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें पिक्चराइज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अंडर स्पेंडिंग है तो किसकी जिम्मेदारी भैया? बोलो मेरे बच्चों, इसमें ये मत कहिएगा कि, तो किसकी जिम्मेदारी? जुडिशरी की? नहीं। किसकी? लेजिस्लेटिव की? नहीं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर, यानी संसद की नहीं, लेकिन जो संसद में एमपी और एमएलए हैं, इनकी तो है ना बेटा। यानी इन्हें क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। तो ये जनप्रतिनिधियों की कमी है, नंबर 1। और दूसरी कमी है गवर्नमेंट की। अब इसमें कौन होते हैं? मिनिस्टर्स की कमी है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स। और फिर किसकी कमी है? ब्यूरोक्रेट्स की, क्योंकि अमूमन इंप्लीमेंटेशन और बनाना इन्हीं के हाथ में होता है। यानी अब देखिए, तो इस हिसाब से अगर आप चीजों को सोचेंगे तो शायद बेहतर एनालिसिस की तरफ आप जाएंगे, अदरवाइज बुकिश होगा। अब समझ में आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, क्यों मैं एक अच्छी फौज डीएम्स की बनाना चाहता हूं लेकिन बन नहीं पाएगी।
क्योंकि सिलेक्शन के बाद एकदम आप लोगों का नजरिया ही बदल जाता है। क्योंकि मैं बच्चों से बात करता हूँ ना सिलेक्शन के बाद, तो अलग ही सुर, अलग ही तेवर। लेकिन ये याद रखिएगा कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे जनता स्ट्रांग हो रही है, जैसे जैसे अभी आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा न्यूट्रल मीडिया आना शुरू होगा ना, तो सरकारी जॉब में काम कर पाना बड़ा टफ होगा। जैसे अमेरिका वगैरह में कारपोरेट्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, इंडिया में कम है। लेकिन आप देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते उन्हीं की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तो क्योंकि वो रोजगार सृजित कर रहे हैं और आप नुकसान कर रहे हैं। अगर धीरे धीरे जनता में ये जाने लग जाएगा, और जा रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है कि सिविल सर्वेंट जो है उनका आउटकम अच्छा नहीं। जितने बच्चे हैं आप कमेंट करके बताइए कि आपके गांव या कस्बे में कभी आपने डीएम को आ करके किसी से मिलते हुए देखा? एक बार कमेंट करना, आपकी उम्र 21 साल से कम किसी की नहीं है, चलो एक बार बताना। या किसी की 20 होगी, 19 होगी, 19 से कम तो किसी की नहीं है। एक बार बताना, कभी आपने अपने एरिया में डीएम को आते हुए देखा, या कुछ डीएम ने अच्छा किया हो, या जो आईपीएस उन्होंने कुछ अच्छा किया हो। वो एनकाउंटर उनकाउंटर नहीं, नो नो नो, वो छोड़िए, वो तो कोई भी कर सकता। आप जाओ, पता लगा ये अपराधी है, पूरी फोर्स लगाओ, घेरो, मार दो। एनकाउंटर के कारण किसी आईपीएस को, किसी को अगर आप बहुत बड़े लेवल पर लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी सही चीज नहीं। आईपीएस किरण बेदी जी जैसा होना चाहिए। मुझे आप बताइए उन्होंने कितने एनकाउंटर किए हैं? कभी भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में किरण बेदी जी का नाम आता है? चलो बोलो भाई। लेकिन सबसे जानी मानी आईपीएस कौन है? किरण बेदी है कि नहीं? तो रिफॉर्मिस्ट होता है सिविल सर्वेंट, एज ए रिफॉर्मिस्ट जा रहा, आपको रिफॉर्म करने। उस रिफॉर्म में अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई चैलेंज करे, देन आप उसका एनकाउंटर कीजिए। लेकिन आप पहले रिफॉर्मिस्ट है, आपको रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म का एक पार्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो आप लोगों को रिफॉर्मिस्ट बनना है। तो रिफॉर्म करने वाले कितने देखें आप लोग, कमेंट करिए। देख लो, एक तरफ से आ रहा है नो 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 नो, अभी तक नहीं। अब आप सोच लीजिए, आप भी ऐसे ही बनिएगा, या आप अपने आप को बदलेंगे कि एक जिले में कम से कम अगर आप 2 साल तक हैं, 1.5 साल तक हैं, तो हर एक तहसील कस्बे तक आप जा करके जनता से संवाद कर सकते हैं। आप उनके गार्जियन बनिए, कितना सुख है उसमें। जो बनना चाहता था उसको भगवान ने मौका नहीं दिया। कितना सुख है जब मैं आपको अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, मुझे कितना अंदर से खुशी महसूस होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। दिल से कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में क्या ही मिल गया। जैसे अभी एसआईपी को मैंने डिस्काउंट सेल कहा, तो मेरे मुंह से निकला म्यूचुअल फंड इस समय वॉर के टाइम पे डिस्काउंट सेल होता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, होली दिवाली सेल चल रही है, वैसे ही जब वॉर होता है या कोई पैनिक कंडीशन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में होती है, देन कोविड टाइप की चीजें, उस समय डिस्काउंट लग जाता है म्यूचुअल फंड्स में। यानी पहले 50 रुपए की 100 यूनिट मिलती थी, अब 40 रुपए की, सॉरी 50 रुपए की 125 यूनिट मिलेगी, डिस्काउंट लग गई। लेकिन लोगों को नहीं पता, वो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, अरे राम अब तो डूब जाएगा, क्योंकि उनके पास कम होता है इसलिए डरते हैं। वो क्या करते हैं, पैसा खींच लेते हैं। जबकि उस समय उनको उसी 500 रुपए में पहले 5 यूनिट मिल रही थी, अब 8 यूनिट मिल जाएगी। और कोई भी वॉर या कोई भी पैनिक कंडीशन एक उसका ड्यूरेशन होता है, 2-4 महीने, 6 महीने मैक्सिमम। वर्ल्ड वार भी हो जाए तो भी उसका एक टाइम होगा, उसके बाद वर्ल्ड वार भी रुकेगा, फिर सारी चीजें बेहतर। चूंकि इस नेचर में, इस सृष्टि में सृजन और विध्वंस साथ साथ चलते हैं। एक सभ्यता जाती है, एक सिविलाइजेशन डिक्लाइन पे, फिर अगली आती है, फिर वो जाती, फिर अगली आती है। पूरा हिस्ट्री क्या है, यही तो है, ओरिजिन एंड डिक्लाइन। आप उठाइए एंशिएंट इंडिया से लेकर के, इंडस वैली से लेकर के आज तक का। लेकिन अब ये उनको सिखाए कौन, उनको ये फाइनेंशियल लिटरेसी दे कौन, और वो ले क्यों, ये भी एक इश्यू है। अब हमारे ऐसे लोग हैं जो दे सकते हैं, सक्षम है, लेकिन इतना सुबह से शाम आप खुद ही देखो। अब जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आगे कंटेंट पढ़ाएगा, जो हिंदू का आर्टिकल खुद बनाएगा, उसके पास कितना समय होगा किसी और को देने का? ठीक है, चलिए खैर, मजा आया बच्चों। चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक आपके सामने आ गया, सारी समरी मैं आपके सामने रखता हूं।
यानी इस टॉपिक में जो डिस्कस किया गया है कि जो गरीबों के लिए, गरीबों की क्षमता के निर्माण के लिए प्रो पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग्स स्कीम है, वो अंडर स्पेंडिंग में है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? अब इसको जरा डिटेल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? और डिटेल से कैसे समझाता हूं यहां पर, ठीक है? मेरे बच्चों, अगर हम इंडिया को देखें यानी भारत को देखें, तो भारत क्या है बेटा? क्या वेलफेयर स्टेट है? बोलो भाई, क्या वेलफेयर स्टेट है? कल्याणकारी राज्य है? आप कहेंगे हाँ सर, कल्याणकारी राज्य। यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, मेरे प्यारे बच्चों, इसे बनाता है कि नहीं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या इससे वेलफेयर स्टेट बनाता है या वेलफेयर स्टेट नहीं बनाता है? एक बार जरा बताएं। आप कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? इसकी मीनिंग क्या है और इसका एम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यानी वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि राज्य की जिम्मेदारी, जैसे आपकी और हमारी जिम्मेदारी है फंडामेंटल ड्यूटी, वैसे ही राज्य की जिम्मेदारी है, यानी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पुअर हैं, ठीक है, जो फार्मर हैं, किसान हैं, जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी यानी जो ग्रामीण समाज है, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं यानी कमजोर वर्ग, SC ST OBC EWS, महिला, बच्चे, इनके विकास के लिए राज्य क्या करे? प्लानिंग बनाए, योजनाएं बनाए, ठीक है? और वो बनाता भी है, और उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई भी, यानी इंप्लीमेंट भी हुआ, योजनाएं बनाई गई। लेकिन यह आर्टिकल कहता है कि हाल के समय में इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, समस्याएं आ गई हैं, और उस समस्या का नाम है अंडर स्पेंडिंग। अंडर स्पेंडिंग यानी सरकार कई योजनाओं के लिए जो बजट एलोकेट करती है, यानी अब हम आ जाते हैं अंडर स्पेंडिंग, आपको समझा देते हैं। अंडर स्पेंडिंग, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, अंडर स्पेंडिंग वर्ड को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो बजट आवंटन है, यानी जो बजट आवंटन है, बजट एलोकेशन है, जो किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी जो वास्तविक खर्च है, उससे काफी कम रह जाता है, और इसी समस्या को कहा जाता है अंडर स्पेंडिंग। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग यानी अंडर स्पेंडिंग यानी कम व्यय। क्लियर हो गया भैया? और यही इस पूरे आर्टिकल का मुख्य विषय है, ठीक है? अब अगर आर्टिकल क्लियर हो गया, तो अब हमको कहां चलना चाहिए? हमको और आपको चलना चाहिए कि आपके मन में, सर थोड़ा इंडिया का ग्रोथ मॉडल एक बार बताइए, फिर इसको आप बताइए तो फिर और अच्छे से समझ में आएंगे। हम कहेंगे ठीक है, आइए जरा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया का करंट ग्रोथ मॉडल, यानी भारत की आर्थिक वृद्धि का वर्तमान नमूना, वर्तमान मॉडल। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज भारत की जो GDP है, जिसे हम आर्थिक समृद्धि कह सकते हैं, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली होती है प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग, हो गया ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यही है ना भाई? ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है। याद रखिएगा, सरकारी व्यय। और यह सरकारी व्यय किस चीज के लिए होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कृषि के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए, सोशल सेक्टर यानी हेल्थ एजुकेशन के आउटकम के लिए, यानी सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए। इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं। अगर सरकार इन क्षेत्रों में, जो मैंने आपके सामने रखा है, कम खर्च करती है, तो इसका असर सीधे गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि उनका हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन स्वाभाविक है उनके हाथ में नहीं, क्योंकि उनकी इन सुविधाओं को खरीदने की क्षमता नहीं। अब यहां पर उठाया गया भैया जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्कीम है, अब यहीं से एक एक पॉइंट को पकड़ा गया कि ये जो कृषि विकास की योजनाएं हैं, अंडर स्पेंडिंग है जितनी भी स्कीम उसमें। अब उसमें पहली स्कीम का जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना। मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मेरे दिमाग में आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
इस योजना का एम क्या है? आपको किसी भी योजना को पढ़ते समय उसका एम जानना चाहिए कि भाई इरिगेशन एक्सपेंशन यानी सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, पानी की दक्षता यानी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना, और हर खेत को पानी। लेकिन ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल जो आज आप पढ़ रहे हैं वो कहता है कि जितना पैसा दिया गया उसका 22.86% अंडर स्पेंडिंग है, यानी कि खर्च होना था 100 रुपया, खर्च हुआ केवल 78 रुपया या 77 रुपया। तो पहली स्कीम। दूसरा स्कीम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए है वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट मेरे प्यारे बच्चों, यानी जल ग्रहण विकास कार्यक्रम। चूंकि पानी सभी के लिए आवश्यक है, पीने के लिए, सींचने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सर्विसेज के लिए। तो वाटरशेड प्रोग्राम यानी जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, इसका लक्ष्य क्या था कि जो भी वर्षा में पानी आए उसको हम इकट्ठा करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के पानी का, वर्षा के जल का संचय करना, सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखना, और ड्रॉट मैनेजमेंट, सूखा को मैनेज करना। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इस स्कीम में 40% प्लस यानी 40.12% अंडर स्पेंडिंग है। 100 में से 40 रुपया खर्च नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि जबकि यूपीएससी आपसे पूछा ना वाटर स्ट्रेस, जल तनाव है, और तब ये स्थिति है। तो जब जल तनाव पे लिखिएगा तो ये भी लिख दीजिएगा भैया पैसा ही नहीं खर्च कर रहे। अब आप कहेंगे सर ये 40 रुपया वाला थोड़ा और बताइए। भाई मुझे बताओ कि ये 40 रुपया जो कम खर्च हो रहा किन क्षेत्रों के लिए नुकसानदेह होगा? भैया जहां पर वर्षा नहीं है, रेनफेड जो क्षेत्र है, ओ सॉरी, जो रेनफेड क्षेत्र नहीं है, यानी जहां पर खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर है, उदाहरण बुंदेलखंड, विदर्भा, मराठवाड़ा। और क्या डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा? नहीं होगा। तो दूसरी स्कीम। फिर एग्रीकल्चर में तीसरा जो है वो फर्टिलाइजर क्राइसिस है, उर्वरक उपयोग का संकट, यानी फर्टिलाइजर इम्बैलेंस क्राइसिस इसका नाम है। यानी इसका मतलब क्या होता है? जो एनपीके का रेशियो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, वो साइंटिफिक कहते हैं 4N2P और 1K होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है आप देख सकते हैं भैया, N हो गया है 9, ये हो गया है, P हो गया 4.1, और 1 तो 1 ही बना हुआ। इसका मतलब है किसान नाइट्रोजन यानी यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूरिया पर सरकार जबरदस्त सब्सिडी दे रही, अन्य फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी कम है, आप देख सकते हैं। इसीलिए सरकार ने यूरिया सब्सिडी में, आपने देखा होगा बजट में 1.76% की कटौती की है। बट अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई। पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब रूरल डेवलपमेंट में आइए। तो रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ उसको भी लेकर चलिए। तो कैश ट्रांसफर वर्सेस एसेट क्रिएशन। आप कैश लेना पसंद करेंगे? आपका कोई दुकान खोल दी जाए, कोई बिजनेस आपके हाथ में दिया जाए, कुछ वैसा। नकद सहायता बनाम परिसंपत्ति निर्माण। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया भाई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी भारत की कई योजनाएं आज डीबीटी पर आधारित हैं, जैसे पीएम किसान। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपए पर ईयर किसानों को दिए जाते हैं इनकम सपोर्ट के रूप में। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि केवल कैश असिस्टेंस यानी नकदी सहायता से कृषि के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। कृषि के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? इरिगेशन, रिसर्च, आर&डी, रूरल रोड्स, स्टोरेज यानी भंडारण। तो सिंचाई, अनुसंधान, ग्रामीण सड़कें, भंडारण, इनको मजबूत कीजिए। मीन्स की इनकम सपोर्ट दीजिए, मना नहीं है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बट उसके साथ फिजिकल एसेट क्रिएशन यानी वेयर हाउस बनवाइए, जो है स्टोरेज हाउस बनवाइए, ये सब करिए। ये सारे मुद्दे उठाए गए। और कौन सी रूरल डेवलपमेंट विकास की योजना है? रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम, यानी जैसे दीन दयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहते हैं। इसमें भी पैसा कम खर्च किया जा रहा है। अब इस योजना का एम क्या है कि जो ग्रामीण महिलाएं उनको मजबूत करना, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं
ग्रामीण महिलाओं के, उनको मजबूत करना। लेकिन ये भी अभी तक लगभग 16% कम खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्रामीण महिलाएं जो उनको ये एंटरप्रेन्योर 15% कम बना रहा, 16%। माइक्रो एंटरप्राइज को पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा क्योंकि पैसे ही खर्च नहीं हो रहा। फिर ऐसी एक स्कीम है मेरे प्यारे बच्चों, PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यह योजना क्या करती है, जो माइक्रो एंटरप्राइज है, छोटे उद्योग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार वाले, उनको बढ़ावा देती है। लेकिन इसकी भी स्पेंडिंग में 13.71% की कमी है। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए जो सोशल सेक्टर्स की स्कीम होती है, उनके भी हालत है। जैसे पीएम पोषण मिशन का जिक्र है। पीएम पोषण यानी मिड डे मील प्रोग्राम, स्कूल में बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए, इसकी भी अंडर स्पेंडिंग है, यानी कि 100 रुपया दिया गया है तो खर्चा 15 रुपए कम हो रहा है। रिजल्ट क्या हुआ, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, स्कूल में अटेंडेंस कम। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन है, जिसका उद्देश्य टैप वाटर हर रूरल हाउस होल्ड तक लेके जाना। लेकिन बाप रे बाप, ये तो बवाली है। 76%, 74% इसका अंडर स्पेंडिंग है, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है, गंभीर स्थिति है, क्योंकि स्वच्छ जल सीधे जुड़ा हेल्थ और सैनिटेशन से। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के दो हिस्से हैं। रूरल, उसमें भी 16% कम खर्च चल रहा है। अर्बन, उसमें शहर वाले में तो 60%, 100 रुपया दिया गया, शहर को स्वच्छ रखो, 60% पैसे नहीं खर्च हो रहा है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिशियन कौन होते हैं यार, जिनका घर परिवार पीढ़ियों से जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, अमीर लोग शहरों वगैरह में, या फिर जो खाली है एकदम से, सुबह शाम सबके यहाँ घूम रहा है, टहल रहा है, जिसको पॉलिटिक्स करने का शौक है, वो स्किल्ड नहीं है, उसे पॉलिटिक्स करने का शौक है। जैसे आपको यूपीएससी में आने का शौक है, लेकिन उस शौक को आप स्किल के साथ, मेरे जैसे टीचर और भी बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़ के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना, बट वो कुछ नहीं सीख रहा, वो बस मस्त है, अपना जीत जा रहा, उसको क्या पता। तो स्वच्छता का संबंध आप देख सकते हैं, बड़ा ही खतरनाक है। फिर ऐसे ही जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो रोड कनेक्टिविटी को गांव में बढ़ावा देता है, उसमें भी 42% के अंडर स्पेंडिंग है। अब आपको पता है, सड़कें चाहे गांव चाहे शहर इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इससे किसान बाजार तक पहुंचते हैं, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट है भाई, मार्केट सपोर्ट, बच्चों को स्कूल, मरीजों को अस्पताल पहुंचने की सुविधा होती है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर की स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य था एम्स ऐसे संस्थान पूरे देश में बनाना, हेल्थ के सेक्टर में क्षेत्रीय जो रीजनल जो इनइक्वालिटी है, क्षेत्रीय असमानता, उसको कम करना। ठीक है, अब ये देर से आई, 2003 में अनाउंस हुई, 2006 में हमारे सामने आई, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अब आता है कि जो भी सोशल सेक्टर की स्कीम्स होती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है फिजिकल फेडरलिज्म वाला है, संघीय उसका वित्तीय ढांचा होता है। मीन्स केंद्र और राज्य कई योजनाओं को पैसा देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, राज्यों की फाइनेंशियल स्थिति वीक होती है, इसलिए कई बार योजनाएं पूरी तरह लागू नहीं होती। पहले जो मनरेगा थी उसमें राज्यों के हिस्सा 25 था, अब 40% कर दिया गया। राज्यों की स्थिति वैसे ही खराब है, इसमें और भी अंडर स्पेंडिंग होगी। तो यही सारी बातें कही गई। अब इसको अगर हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच से देखें, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, यानी समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, तो क्या समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तो एक है कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट थ्योरी, कल्याणकारी राज्य सिद्धांत। ये क्या कहता है? कहता है कि भाई सोशल सिक्योरिटी और पॉवर्टी रिडक्शन गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस है आपको इसी थ्योरी के साथ जाना चाहिए, और इसका सीधा संबंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी है। कौन कौन से गोल? गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 6 क्लीन वाटर, गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क, गोल नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। है कि नहीं?
तो ये आपके सामने आता है। इसका मतलब कि मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो भारत की पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम्स है वो केवल सोशल असिस्टेंस नहीं, केवल सामाजिक सहायता नहीं है, बल्कि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बेस है। अब अगर इन स्कीम्स के बजट में आप कट करेंगे, अंडर स्पेंडिंग करेंगे, कम खर्च करेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन वीक करेंगे, तो क्या रहेगा? रूरल डेवलपमेंट धीमा होगा, स्टेट रूरल डिमांड कम होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइज कम यूटिलाइज होंगे, लोगों की इनकम कम बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, सोशल जस्टिस वीक होगा। इसलिए क्या आवश्यक है कि पॉलिसीज को केवल आप घोषित ना करें, बल्कि उसे इंप्लीमेंट करें, वो भी इफेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा फटाफट बताएं। और अब इस क्वेश्चन के बारे में जरा सा आप चिंतन करें और मुझे बताएं कि क्या ये आप कर पाएंगे। बोलो भाई। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप जरा सोचें और मुझे बताएं क्या आप कर पाएंगे फटाफट। अरे बाप रे। कर लेंगे, कमेंट करिए भाई। एक बच्चा पूछ रहा सर पीडीएफ कैसे रिवाइज करें। अरे बेटा, आप एनसीईआरटी कैसे रिवाइज करते हो? सेम उसी पैटर्न। ये हो गया इसका आंसर बेटा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सॉरी यार, क्या ही हो रहा है। आप सब जरूर हमारे साथ कनेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है जिस पर आप कनेक्ट होकर के और यूपीएससी की जर्नी हमारे साथ आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ा जाए। इंडियाज नीड फॉर अ मैंडेटरी आर&डी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। बड़ा बढ़िया, मैंने कहा मेरा ये फेवरेट टॉपिक है आज का। देख सकते हैं, यानी रिसेंटली एक्सपर्ट हैव स्ट्रेस द नीड फॉर मैंडेटरी आर&डी डिस्क्लोजर इन इंडिया। अब ये क्या है? जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि कस्टमाइज प्लान, जरा ध्यान से सीखिएगा तब आप, जैसे यहां जाने से पहले पहले मैं आपको समझाऊं कि कस्टमाइज प्लान की बात मैं करता हूं। कस्टमाइज प्लान का मतलब होता है कि भाई जो भी बच्चे क्लास में हैं, जैसे दीपिका, जैसे अभय, जैसे अर्चना, जैसे गौरव, जैसे सभी बच्चे, ठीक है, तो अब हमें सबके स्टूडेंट ABCD, सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबका बैकग्राउंड, सबकी सोचने समझने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, आइडिया लगाने का तरीका सब अलग अलग है। लेकिन हमारी क्लासेस में क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल। और इसलिए क्या होता है, आउटकम अगर ए वाला बहुत ताकतवर है, उसका उसका उसकी जो ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो वो अच्छा कर लेगा। बी की है तो एवरेज कर लेगा। सी और डी हो सकता है बाहर हो जाए, क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता वैसी नहीं जैसे इनकी है, और टीचर इन्हीं की तारीफ करने लगेगा, ये बेचारे मायूस होकर के अपने आप सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाएंगे। पढ़ाता हूं तो मैंने कहा कि भाई कस्टमाइज प्लान हम लोग बनाएंगे, और उसी कस्टमाइज प्लान का मतलब था अभी सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप यानी SAPMP। मीन्स क्या था, कस्टमाइज प्लान हर एक बच्चे के हिसाब से बनाना, और इस बार उसमें अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा, दिखाऊंगा भी आपको। सेम वही चीज R&D में होने जा रही है कि भैया जैसे ध्यान से देखिएगा, R&D में कौन कंपनी, कौन सा कारपोरेट, रिलायंस, टाटा, अडानी, जितने भी हैं, ये कितना खर्च करें, इनकी कौन सी कंपनी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए, कंपनी बी। मान लीजिए कि एक ही प्रोडक्ट है, रिलायंस भी वही बना रही है, वही प्रोडक्ट टाटा भी, वही और भी, वही और भी। अब टाटा उस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए R&D पे खर्च कर रहे हैं, मुकेश अंबानी 8 रुपए कर रहे हैं, और लोग 6 रुपए कर रहे हैं, बाकी लोग 4 रुपए कर रहे हैं। अब वही प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट जब मार्केट में आया तब
आपको और हमको खरीदने जाना है, तो हमने क्या किया कि देखा और उसके बाद हमने खरीद लिया, थोड़ा अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग और थोड़ा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे भी हमने मैच किया हमने खरीद लिया। आप सोचिए कि लगभग सबके रेट एक जैसे वो आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपने बिना पढ़े पे किया, मतलब सामान खरीदा कि यार इसने 10 रुपए खर्च किया, इसने 8 रुपया, तो इसका मतलब जिसने 10 रुपए खर्च किया है स्वाभाविक है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर होगा। जनता को इससे कोई मतलब नहीं, जनता को इससे पता नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि कारपोरेट्स में सब लोग वन साइज फिट्स ऑल हो जाते हैं, और फिर कारपोरेट भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, जो कर सकता वो भी नहीं करना चाहता। उसको पता है कि यार जब इंडिया में ऐसी ऐसी कोई डिस्क्लोजर का क्राइटेरिया ही नहीं कि मुकेश अंबानी कितना खर्च कर रहे हैं, अडानी कितना खर्च कर रहे हैं, एक्स वाई जेड स्टार्टअप्स कितना खर्च कर रहे हैं, तो कहते हैं ठीक है हम खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो हल्का ही खर्च करते हैं, भाई जब सब ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे ही चले। तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि भैया जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब कोई भी प्रोडक्ट बने वो किस प्रकार की R&D प्रोसेस से निकला है उसका भी जिक्र उस पे होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इससे कंपनियों को फायदा होगा, दूसरा ये भी कंपनियां छुपाती भी हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर क्या इन्वेस्ट कर रही हैं वो पर्याप्त जानकारी नहीं देती है, इससे सही डेटा भी नहीं आ पाता, उनका रोल भी समझ में नहीं आता, तो उनकी कंपनियों की भी अकाउंटेबिलिटी इससे तय होगी। और जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो 0.67% जीडीपी का ये खर्च हो रहा है R&D पर, ये मैक्सिमम गवर्नमेंट करता है, लगभग इसका 60% तो 60-70% अकेले सरकार करती है। तो कम से कम इसी बहाने इनके ऊपर एक मोरल प्रेशर बनेगा, या इनको CSR की तरह, सॉरी कंपनी एक्ट में जो CSR लाया गया था उसी प्रकार से इनके साथ जो है, क्योंकि ये सोसाइटी से लाभ उठा रहे हैं तो ऑब्वियस इनकी हिस्सेदारी R&D में होनी चाहिए, विदेशों में ऐसा है। तो यही कहा गया कि डिस्क्लोजर होना चाहिए। एक बार बताएं आप सब मुद्दा समझ पाए कि भैया कोई भी कंपनी कितना खर्च करी R&D पर, उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। इससे नंबर 1 कंपनी की अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो जाएगी और मार्केट में कंज्यूमर को भी बेहतर प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो इससे जो R&D पर ज्यादा खर्च कर रहा है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। रिजल्ट क्या होगा कि देश में हर एक कंपनी R&D को लेकर के कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा करेगी, और परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटियर होते चले जाएंगे। आई होप आप समझ गए, यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। और फिर इसका एडवांटेज क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं यानी लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये 4 चीज होती हैं। तो एंटरप्राइज कौन कितना खर्च कर रहा है, अंबानी, अडानी, ये सब मैंने बता दिया। तो इससे जो कैपिटल है यानी जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर यानी पूंजी लगाता है किसी भी इकोनॉमी में, तो ये इन्वेस्टर को क्या होगा, पता चलेगा कि यार ये जो ABCD कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट हैं, तो कौन सी कंपनी कितना ज्यादा इनोवेशन कर रही है, और फिर वो जो बेहतर कर रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, यही चीज है बस। और इसीलिए जो भी विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी R&D डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो चाइना, US वगैरह में है, आप देख सकते हैं। तो स्वाभाविक है GS पेपर 3 साइंस टेक, क्योंकि इसी यूनिट से है इनोवेशन। इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का गहरा रोल, इनोवेशन का गहरा रोल फॉर GDP, फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप देख सकते हैं। फिर एसे और प्रीलिम्स इन सब की निगाह से 2016 इनोवेशन इज द की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, देख सकते हैं। तो क्या इस निबंध में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैंने अभी न्यूज बता, हूँ बहू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी इनोवेशन अच्छा हो, इसी के लिए तो वो पूरा का पूरा आज का आर्टिकल यह डिस्कशन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने टॉपिक हो जाता है। अब इसको विस्तार से थोड़ा समझाता हूं, फिर उसके बाद ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने आ गया। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही लिख देता हूं, FOP,
फैक्टर ऑफ लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, और इन्हीं चारों से हमारी जीडीपी बनती है। यानी हमारी दुनिया में जो भी गुड्स या सर्विसेज बन रही हैं इन्हीं चारों के मिलने से बनती है। और इन चारों को इनहेंस कौन करता है, बढ़ाता, आप कहोगे टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी का संबंध है इनोवेशन से। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप अपने ऊपर लीजिए कि आप किसी कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यानी एक कंपनी है, ये एंटरप्राइज, एंटरप्राइज यानी कंपनी बेटा। अब कंपनी बहुत सारी है, A200 जितनी कंपनी है। अब आप हैं, आप इनमें से एक कंपनी में किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ऑब्वियस आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर हैं तो आपका ये बिजनेस है, आप भले के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको कमाना है। जैसे कोई किसान आलू पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, बेचता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट, आपके पास कैपिटल, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की खेती है ये। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको ये जानना है कि कौन सी कंपनी भविष्य में तेजी से आगे बढ़ेगी। तो अब एक प्रश्न है कि क्या केवल आज का प्रॉफिट देख करके निवेश करना पर्याप्त है कि आज इस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट है, चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं? नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था में असली शक्ति होती है इनोवेशन। और इस बार का नोबेल भी तो इनोवेशन के लिए ही मिला ना बेटे, इनोवेशन लेड ग्रोथ के लिए मिला कि नहीं मिला? तो इनोवेशन मेरे प्यारे बच्चों, और इनोवेशन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, बोलो भाई? इनोवेशन का मेन सोर्स क्या होता है, मुख्य स्रोत क्या होता है, बोलो? इनोवेशन का मेन सोर्स होता है R&D, यानी R&D के बगैर इनोवेशन संभव नहीं। क्या है? R&D के बगैर इनोवेशन संभव नहीं। तो अगर इनोवेशन आपका एंड गोल है, साध्य है, तो साधन क्या है, मीन्स क्या है? साधन है मेरे प्यारे बच्चों R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। यानी आज की दुनिया में कोई भी देश है जो आगे हैं, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, उसी रिसर्च के बेस पर न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं और साइंटिफिक इनोवेशन करते हैं, और वही कंट्री ग्लोबल इकोनॉमी में लीडर हैं, और वो आप देख सकते हैं दूसरे देश के संप्रभु राष्ट्रपति को उठा करके बंद कर दे रहे हैं। बहुत सारे देश हैं, जैसे यूएस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे साउथ कोरिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इजराइल हो गया, डीप टेक्नोलॉजी जैसे चाइना हो गया, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी रेफरेंस में जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, यूएस, साउथ कोरिया, इजराइल, चाइना, ऐसे बहुत सारे देश, तो प्रश्न उठा कि क्या इंडिया में भी कंपनीज को अपने R&D की जानकारी पब्लिक करनी चाहिए, यानी उसको सार्वजनिक करना अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी, नॉट अनिवार्य। इसी विषय पर एडिटोरियल लिखा गया। तो आई होप आप समझ गए। तो R&D को थोड़ा सा और डीपली जाके समझा दूं तो चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मीनिंग है, अर्थ है कि नई जानकारी, न्यू इंफॉर्मेशन, नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी और नए उत्पाद यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलप यानी विकसित करने की प्रोसेस। नवाचार प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस। ठीक है, इसको हम R&D को दो भागों में आपको समझाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज R&D का भी थोड़ा, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो रिसर्च यानी अनुसंधान क्या है? अनुसंधान, रिसर्च यानी नई जानकारी या सिद्धांत खोजने की प्रक्रिया, न्यू इंफॉर्मेशन और प्रिंसिपल जब आप खोजते हैं। उदाहरण, कोई न्यू मेडिसिन, नई दवा की खोज कर लेना, कोई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनकी खोज कर लेना। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो आपने खोजा है इसको रियल प्रोडक्ट में बदल देना, रियल प्रोडक्ट में चेंज कर देना, यानी अनुसंधान को, इस रिसर्च को वास्तविक उत्पाद में बदल देना। क्या करना? वास्तविक उत्पाद में बदल देना।
फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन बना देना, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक कार बना देना, लिथियम आयन बैटरी के इस्तेमाल से एआई सॉफ्टवेयर बना देना। तो आर&डी आप समझ गए, रिसर्च यानी खोजना, डेवलपमेंट यानी उस खोज के आधार पर कोई प्रोडक्ट विकसित कर देना। मजा आ गया। अब आता है आर&डी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों कहा जा रहा है, इसका डिस्क्लोजर कंपलसरी होना चाहिए। तो आर&डी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कई एंगल से, जिसमें पहला एंगल है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी तकनीकी प्रगति, क्योंकि इससे नई तकनीकी बनती है। दूसरा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ यानी उत्पादकता वृद्धि, यानी कम संसाधनों से आप अधिक उत्पादन कर पाते हैं। थर्ड होता है इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस यानी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, देश ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनता है। चौथा ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नए नए स्टार्टअप्स आएंगे और हाई स्किल्स जॉब पैदा होते हैं, जैसे डीआरडीओ में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं। अब आता है इंडिया की आर&डी कंडीशन क्या है, यानी हम कहां खड़े हैं, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो वही 0.6 से 0.7% आपका है। और अगर हम कंपेयर, यानी हम 0.67 अगर इतना करते हैं तो इजराइल करता है, जो आज पूरे मिडिल ईस्ट की बैंड बजाए 5% करता है। साउथ कोरिया कितना करता है, बाप रे बाप 4.8% वो भी करता है। यूएसए कितना करता है, 3.5% करता है। चाइना कितना करता है, 2.4 करता है। इंडिया कितना करता है, 0.65 या 0.67, अलग अलग आंकड़ा आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचिएगा कि इसका अलग अलग आंकड़ा आता है और वो इतना खर्चा करता है कि नहीं करता है? ठीक है बेटे। अरे भाई क्या है, ठीक है बेटा। तो आप खुद कंपेयर करें और बताएं कि क्या आर&डी का निवेश अच्छा है। जबकि यूपीएससी ने आपसे ऐसे में पूछा है कि निवेश, आप इस प्रश्न को देखिए, यानी आर&डी में आपका निवेश एकदम से कम है। और यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा है कि नवाचार आर्थिक समृद्धि, जरा इस प्रश्न को देखिए आप, इस प्रश्न को देखिए आप, इनोवेशन इज द की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। यानी भारत में इनोवेशन बहुत कम है, इसलिए ग्रोथ भी कम है, इसलिए सोशल वेलफेयर भी अच्छा नहीं। अब आता है कि भारत में आर&डी के सोर्सेस क्या है। अब आते हैं असली बात, सोर्सेस क्या है, यानी कौन करता है। तो भारत में आर&डी का बहुत बड़ा हिस्सा आता है मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे इसरो से, जैसे डीआरडीओ से, जैसे सीएसआईआर से, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी आईसीआर से। तो सरकार से आता है, यानी जो भी सोर्स है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट है। अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो भारत में प्राइवेट सेक्टर का आर&डी में कंट्रीब्यूशन कम है, जबकि विकसित देशों, डेवलप्ड कंट्रीज में इनोवेशन मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर से आता है। अब आप कहेंगे फिर सर प्रॉब्लम कहां है, क्यों ऐसा हो रहा है इंडिया में, यानी समस्या कहां है। तो एडिटोरियल इसी बात पर फोकस करता है कि भैया भारत में आर&डी से जुड़ी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है, एक शब्द दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन असिमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सूचना असमानता या सूचना असमता। मतलब कि बाजार में यानी मार्केट में एक पक्ष के पास अधिक जानकारी हो और दूसरे के पास कम। आप कहेंगे सर कैसे। अरे भाई, इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता कि कौन सी कंपनी सच में इनोवेशन कर रही है और कौन केवल दावा कर रही है इनोवेशन का। जैसे मैंने फोक्स वैगन का एग्जांपल आप लोगों को दिया था, फोक्स वैगन का एग्जांपल आपको दिया था कि नहीं दिया था, ग्रीन वॉशिंग वाला ठीक है, तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं। ठीक है, और ऑब्वियस इन्वेस्टर मतलब कौन, मैं भी, खरीदार भी तो एक इन्वेस्टर ही है ना, और प्लस जो एक पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है। और इसी को समझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक प्रिंसिपल का जिक्र किया गया इस आर्टिकल में, जिसे कहते हैं मार्केट फॉर
लेमन्स सिद्धांत, लेमन्स प्रिंसिपल, मार्केट फॉर लेमन्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। यानी इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाया गया है और यह सिद्धांत 1970 में दिया गया था। जो यहां पर आप देखोगे, ये देख सकते हैं, ये है, ये, ठीक है ना, द मार्केट फॉर लेमन्स। यानी जब खरीदार को, यानी हम सब भी इन्वेस्टर है ना, किसी भी सामान को, चाहे मैं पेन खरीदूं, कोई भी गाड़ी खरीदूं, कोई बाइक खरीदूं, कोई लैपटॉप खरीदूं, तो जब खरीदने वाले को प्रोडक्ट की क्वालिटी पता नहीं होती है तो वह सभी प्रोडक्ट को एवरेज मान लेता है। रिजल्ट क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बाजार से बाहर हो जाते हैं और खराब वाले उत्पाद रह जाते हैं। आप कहेंगे सर ये तो लेमन लैंग्वेज में समझ में आ गया। अब इनोवेशन मार्केट में इसका क्या मतलब होता है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ये वाला इनोवेशन मार्केट में इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि अगर निवेशकों को ये पता नहीं, खरीदार भी निवेशक है ना बेटे, और इन्वेस्टर भी एक जो होता है जो कैपिटल इन्फ्यूज करता है, तो अगर निवेशकों को ये पता नहीं कौन सी कंपनी इनोवेशन कर रही है तो वे सभी कंपनियों को एवरेज मान लेंगे और फिर इनोवेशन को सही मूल्य नहीं मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि भाई कोई 10 रुपया खर्च कर रहा है, कोई 2 रुपया खर्च कर रहा है, तो फिर 10 वाला भी हतोत्साहित होगा। इससे क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल, R&D इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, भाड़ में जाए। ठीक है, अब आता है इसका सलूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है। तो ऑब्वियस है, उसी का नाम है जो आज आप यहां पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि भाई ये तो हो गया, मान लीजिए इनोवेशन का स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वो सारी चीजें। डिस्क्लोजर, यही है R&D डिस्क्लोजर, कि आप इसको भैया डिस्क्लोज करो, सिंपल है। ठीक है, क्या करो, डिस्क्लोज करो। ठीक है बेटा, R&D डिस्क्लोज करो, यानी जब कंपनियां पब्लिकली बताती हैं उन्होंने R&D पर कितना खर्च किया, कौन सी तकनीक विकसित की, कितने पेटेंट उन्होंने किए, और फिर उसी को देख सकते हैं R&D डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क दिया गया है इस आर्टिकल में, कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। इसके तहत कंपनियों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी जो यहां लिखी हुई है, भैया R&D पे कितना खर्च कर रहे हो, पेटेंट तुमने कितने कराए, वही सारी चीजें। यानी कंपनी को बताना होगा कि उसने R&D पर कितना खर्च किया। दो प्रकार के खर्च उससे बताने पड़ेंगे, क्योंकि R&D में दो प्रकार के खर्च होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला खर्च होता है कि भैया तुमने कितनी लैब बनाई, कितनी मशीन बनाई, कितने उपकरण बनाए, और दूसरा तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी पहले होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर R&D में, वो तुमने कितना किया, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो साइंटिस्ट था उसकी सैलरी कितनी दी, और जो भी तुमने उत्पाद बनाया उसकी क्या लागत रही। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर R&D में दोनों शामिल होते हैं, ये आपको बताना होगा। फिर आपको यह भी बताना होगा पेटेंट को लेकर के कितने पेटेंट फाइल किए गए, कितने अप्रूव हुए, कितने एक्सपायर हो गए, क्योंकि पेटेंट इनोवेशन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। फिर यह भी बताना है कि कंपनी किस प्रकार की, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, यानी कंपनी किस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तुम क्या काम करो, बायोटेक्नोलॉजी पे क्या काम करो, सेमीकंडक्टर पर क्या काम करो, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर TRL आपका क्या है, यानी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, ये एक इंटरनेशनल पैरामीटर है, ये बताता है कि तकनीक किस स्टेज पर है, यानी जो तुम बना रहे हो उसकी लेवल ओबल है या बस केवल शुरू किए हो और फंड लेकर के बंद कर दोगे। तो अगर TRL 1 से 3 पे है तो इसका मतलब तुम बेसिक रिसर्च कर रहे हो, अगर 4 से 6 है तो तुम प्रोटोटाइप डेवलप यानी नमूना बना ले गए हो, अगर 7 से 9 है तो कमर्शियल स्टेज में आ चुका है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपको करना है, यानी पूरा का पूरा जानकारी दो। कंपनी के पास कितने इनोवेशन के प्रोजेक्ट हैं, रिसर्च स्टेज पे हैं, डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, मार्केट लॉन्च स्टेज पे हैं, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद इनोवेशन का आउटपुट क्या है, इनोवेशन का आउटपुट क्या है, यानी कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कितने नए उत्पाद बनाए, उसने कितनी रेवेन्यू कमाई, ये रेवेन्यू वाला ये।
अब आप कहेंगे सर क्या विश्व के और देशों में? हम कहें हाँ भाई बिल्कुल है। कई देशों में यह इनोवेशन डिस्क्लोजर लागू है। चाइना, संघाई स्टॉक एक्सचेंज में इनोवेशन डिस्क्लोजर हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है। परिणाम, कंपटीशन आपस में हो रहा है, R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इनोवेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। साउथ कोरिया में भी है, आप देख सकते हैं, वहां पर भी यही, उसका नाम अलग है, इंटेंजिबल एसेट डिस्क्लोजर लागू है। इससे इन्वेस्टर्स को इनोवेशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो अगर R&D डिस्क्लोजर होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, जो यहां पर मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया भी है कि इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है, यानी निवेशक समझ पाएंगे कौन सी कंपनी इनोवेशन करी। कैपिटल एलोकेशन, पैसा सही कंपनियों को मिलेगा। इनोवेशन कंपटीशन बढ़ेगा, कंपनियों के बीच इनोवेशन की रेस बढ़ेगी। रिसर्च एफिशिएंसी यानी रिसर्च फंड बेहतर प्रोजेक्ट्स को मिलेंगे। और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि ये कौन लागू करेगा, तो ऑब्वियसली इंडिया में सेबी ही लागू करेगा, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। सेबी भारत में फ्रेमवर्क लागू कर सकता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप सब पढ़ ही रहे हैं। क्योंकि सेबी के पास जो भी लिस्टेड कंपनी है उनके डिस्क्लोजर रूल्स बनाने की शक्ति है, इसलिए वो मतलब उसी के पास इस प्रकार का मैंडेट है कि वह इस प्रकार के डिस्क्लोजर को इंप्लीमेंट कर सकती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है, तो बस यही चीज आपको पढ़ना है। अब इस पर एक क्वेश्चन बढ़िया सा बना हुआ, जिसको आप पढ़िए, इसका आंसर करिए और मजा लीजिए लाइफ का, ठीक है। तब तक मैं अगले टॉपिक पे आ जाता हूं। कैसा लगा टॉपिक, मजा आया? क्वेश्चन बताइए, कर पाएंगे? हो गया बेटा, ठीक है। और इसका आंसर भी दिया गया, PDF आप अभी मिल ही जाएगी। अब आते हैं अगला टॉपिक, भारत में धीरे धीरे सामने आ रही डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन क्रांति। तो यह मैं कई बारी पढ़ा चुका हूं, जरा इसको ध्यान से देखिए। वही जो भारत में फर्टिलिटी रेट कम हुआ, ये उसके ऊपर है, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। आप कहेंगे सर क्यों बहुत बार पढ़ा दे रहे हैं? बिकॉज कि यूपीएससी का फेवरेट है और सिलेबस में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए है वो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव है, और जैसे ये बदलाव यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी नीचे आ गया, यही आपको इसमें लिखा गया। और देखिए जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे यानी पॉपुलेशन एंड इशू, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, मानव संसाधन, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ऐसे प्रीलिम्स, जनसंख्या यानी कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो कैसे गरीबी बढ़ती है, या गरीबी ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ती है, ये सब क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ चुका, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 देखिए क्या पूछा है, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो ये मैं आपको पॉपुलेशन एजुकेशन ही देने जा रहा हूं, ठीक है ना। पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होती है और इस टॉपिक से उसका क्या संबंध है, क्या आप इसको समझ पाएंगे? या एक बार मैंने पढ़ाया था, क्या इसको आप समझ पाए? मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इसको समझ पाए? यानी पॉपुलेशन एजुकेशन मींस क्या है? पॉपुलेशन एजुकेशन का अर्थ है समाज में लोगों को जनसंख्या के आकार यानी पॉपुलेशन की साइज, ग्रोथ यानी वृद्धि, संरचना यानी स्ट्रक्चर, संसाधन यानी रिसोर्स, और जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच संबंध के बारे में शिक्षित करना। मींस लोगों को यह समझाना कि जनसंख्या, पॉपुलेशन, रिसोर्स और जीवन स्तर आपस में कैसे जुड़े। क्यों? क्योंकि अगर भैया जनसंख्या बढ़ गई और संसाधन इतना ही, अपने गांव शहर को याद करिए, तो कचड़ा हो जाएगा कि नहीं। एक घर में कितने घर हो जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण होता है। शहर में
गाड़ी, बस, सड़क, पौ पौ पी पी पौ पौ, पागल हो जाओ अगर आप जाम में फंस जाओ, बाइक से जाओ और बड़े शहरों में फंस गए, पागल होकर के आओगे शाम तक। तो यही है, यानी लोगों को यह समझाना, यही है पॉपुलेशन एजुकेशन, लोगों को यह समझाना कि पॉपुलेशन रिसोर्सेस, यानी रिसोर्स मतलब यही सड़क, पानी, बिजली और जीवन स्तर आपस में कैसे जुड़े हैं। यानी पॉपुलेशन एजुकेशन कहती है कि भैया जनसंख्या के प्रति अवेयरनेस फैलाओ, लोग समझें कि जनसंख्या यानी जो पॉपुलेशन, उसका इकोनॉमी, एनवायरमेंट और रिसोर्सेस पर क्या असर पड़ता है। जैसे यदि किसी शहर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो ट्रैफिक बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, पानी और घरों की कमी होगी। तो ये सिखाना जनसंख्या शिक्षा, छोटे परिवार के महत्व को समझाना, ये होता है पॉपुलेशन एजुकेशन की। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये क्या है? ये पॉपुलेशन एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि छोटा परिवार होगा, सबको आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, हेल्थ दे पाएंगे, बेहतर लाइफ स्टाइल दे पाएंगे। और इसी से एक नारा भी आया था, हम दो हमारे दो, आपको याद होगा। फिर पॉपुलेशन एजुकेशन में तीसरा पॉइंट कि जिम्मेदार माता पिता बनने की शिक्षा भी पॉपुलेशन एजुकेशन है। इसमें लोगों को सिखाया जाता है कि फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और ये सब आप लोगों को देना। डीएम लोगों कुछ नहीं कर रहे हो। फिर इसके बाद इसमें वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट भी है, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण भी पॉपुलेशन एजुकेशन का हिस्सा है कि भैया महिला ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेके कैसे रोजगार प्राप्त कर सकती है, क्योंकि महिला शिक्षित तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित। ठीक है, तो ये है। अब इस टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ, तो फर्टिलिटी रेट कम हुआ क्योंकि पॉपुलेशन एजुकेशन लोगों तक पहुंची। भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आदर्श होना चाहिए, अभी 2 पॉइंट आ गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है उसके हिसाब से। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कम क्यों रहा? बिकॉज एजुकेशन, अवेयरनेस, परिवार नियोजन की शिक्षा, ये सब लोगों तक पहुंचा, यानी ये पॉपुलेशन एजुकेशन का ही रिजल्ट है। आज स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हो चुका है, छोटे परिवार एक नियम बन चुके हैं, अधिकांश परिवार एक या दो बच्चों को ही पसंद करते हैं। ये पॉपुलेशन एजुकेशन कैंपेन का ही तो इंपैक्ट है। आज पॉपुलेशन एजुकेशन के कारण ही समाज में बदलाव आ रहा है, लोग देर से शादी कर रहे हैं, कम बच्चे कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिससे भारत अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के तीसरे चरण में पहुंच गया है। याद रखिएगा, थर्ड चरण। तो आई होप आप समझ गए, इसलिए ये टॉपिक मैंने सोचा कि करा दूं, क्योंकि बड़ा पूछता है यार। देखो, एक बार आया डेमोग्राफिक विंटर आ गया, यानी जहां पर बर्थ रेट बिल्कुल ही कम हो, तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। देख सकते हो जीएस पेपर 3 में डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया। तो ये रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार चलो भाई आप लोगों को दे दूंगा, पूरा कंटेंट है, विस्तार से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। अब एक प्रश्न आप ये देखिए, यानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही पूरा टॉपिक डिलीवर किया गया है। आज मैं यहीं पे आपको समझाता हूं। लंबे समय तक मेरे प्यारे बच्चों भारत को एक हाई फर्टिलिटी कंट्री माना जाता था। 20वीं सदी के दौरान यह डर व्यक्त किया जाता था कि भारत की जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज है कि यह देश के रिसोर्सेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डालेगी। और इसी संदर्भ में सिद्धांत आया था पॉपुलेशन बम का, जनसंख्या बम जिसे कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़े तो भोजन, रोजगार और संसाधनों की कमी हो सकती है। आप लोग खुद देखिए कि यूपीएससी की 1000 सीट के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन अब भारत की स्थिति बदल रही है, और वो क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसका मैंने जिक्र किया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th राउंड के सर्वे के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 2 पॉइंट हो गई है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है। आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती? कई बार पढ़ा चुका हूं। यानी यह वह लेवल होता है जिस पर एक महिला औसतन एवरेज इतने बच्चे पैदा करती है कि अगली पीढ़ी में जनसंख्या स्थिर बनी रहे। ठीक है ना? यानी 2.1 हर एक महिला को बच्चे पैदा करना चाहिए। जैसे अगर आप अभी महिला हैं तो आपके पास 2.1 बच्चे, 0.1 मतलब मिसिंग वगैरह कभी हो जाता है, यानी हम दो हमारे दो। अगर इससे कम हो गया तो क्या होगा? धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। इसका मतलब अब 2.0 हो चुका है, इसका मतलब अब धीरे धीरे हाई फर्टिलिटी सोसाइटी से, उच्च प्रजनन दर वाले समाज से
लो फर्टिलिटी सोसाइटी की ओर जा रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इसे ही साइलेंट यानी शांत जनसांख्यिकी की एक क्रांति इस आर्टिकल में कहा गया है। साइलेंट डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन। अगर पूछ लिया कि भारत इस समय साइलेंट डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन में जा रहा है तो आप क्या करेंगे? तब आप मुस्कुराएंगे कि मेरे सर तो पहले से एडवांस आदमी सब पढ़ाए, चाहते तो ईरान पर आपको पढ़ा करके 2-4 व्यूज ले लेते, लेकिन नहीं पढ़ा है। ईरान पे हर जगह पर कुछ भी नहीं है, बस होने दो, उसके बाद वही ढाक के 3 पात, कुछ ना होने वाला। यह बदलाव कई कारणों से हुआ। महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, अर्बनाइजेशन, हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म, महिलाओं की वर्क पार्टिसिपेशन, बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का बढ़ता खर्च, यही सब बात कहा गया है। ये इसीलिए हुआ है, ठीक है। लेकिन ये परिवर्तन केवल पॉपुलेशन से जुड़ा नहीं है, और वैसे भी इसके इकोनॉमिक, सोशियो और पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होंगे। जैसे भारत में आज लगभग 65% आबादी वर्किंग एज की है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। यदि आबादी 65% को बेहतर सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6 HR यानी शिक्षा, कौशल और रोजगार मिल जाए तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा कि नहीं? और अगर रोजगार ना मिले तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी पूछा था ना, प्रॉस्पेरिटी पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। कहीं पर भी गरीबी, हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है। इसलिए आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, बल्कि क्या है, लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, बस यही प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया, और कैसे करेंगे तो आपको बता दिया गया। यानी वही हेल्थ सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल 6HR, वही हो गया पॉपुलेशन मैनेजमेंट का तरीका। मजा आया? अब आता है ये जरा टॉपिक पढ़िएगा, कनाडा की जो डील है। बताओ भैया, कनाडा 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 कनाडा। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे न्यारे बच्चों। चलिए, आशीष कुमार कह रहे हैं सर, इजराइल की जीडीपी तो छोटा है, सेक्टर उतना है, भारत टेक में। अरे मालिक, जीडी जो टेक्निक है, इनोवेशन है, R&D बेटे, वो पूर्णतया जीडीपी पर डिपेंड नहीं करती है, बहुत ज्यादा खर्च पर डिपेंड नहीं करती, एक समय के बाद करती है। आपका जो एजुकेशन इकोसिस्टम है, इस पर डिपेंड करती है। तो भारत में एजुकेशन इकोसिस्टम क्या है, आप चिंतन कीजिए। आप लोग गांव कस्बे के होंगे, आपके यहाँ कौन सा ऐसा साइंस का कॉलेज है, स्कूल है, जिसको आप बड़ा अच्छा मानते हो? जितने बच्चे, एक कमेंट करके दिखा दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका प्रश्न था कि इंडिया क्यों पीछे, इजराइल इतना क्यों आगे। आप मुझे बताओ, केवल पैसा नहीं, आप दूसरी चीज पे आओ। चलो दूसरी चीज पे आओ कि आपका, आपने कौन सा स्कूल ऐसा अपने यहां देखा है जिसमें आपको लगता हो कि अपने भतीजों को, आप अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है? चलो बोलो, जहां पर साइंस पे अच्छा काम हो रहा हो। IAS PCS नहीं, वही काम नहीं, MBA नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, हजारों स्कूल हैं, बेकार हैं वो। रीजन है, आप कुछ भी पढ़ के निकले, मार्केट की जो नीड, उसके अकॉर्डिंग आप है ही नहीं। मार्केट तेजी से रन करता है, और एजुकेशन का कैरिकुलम बहुत स्लो रिटर्न देता है। ठीक है, तो बस यही आंसर है। हमारे यहां साइंटिफिक मेंटेलिटी को बढ़ावा नहीं है। हर एक परिवार में है, किसी तरीके से बच्चा नौकरी पाए और रोजगार सुरक्षित और शादी किया जाए, कुछ दहेज वहेज मिल करके सिस्टम फिट बैठ जाए। हर परिवार, नॉट, जब हम पढ़ते हैं ना, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, तो उसमें साइंस की भी वैल्यू है। केवल अच्छा बुरा क्या होता है, यही वैल्यू नहीं होते। तो आप लोग बताइए, आशीष बेटे, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? अब आते हैं भारत अमेरिका के बीच में, अब भारत और कनाडा के बीच में, ऑब्वियस है। तो कनाडा की कंपनी का नाम याद रख लीजिएगा बेटा, इसमें दिया गया है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। कनाडा की कंपनी है, उसका जिक्र किया गया है, और उसका नाम आप याद रख लीजिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसमें जो प्रीलिम्स के लिए होते हैं वो सारी चीजें मैंने बना दी हैं,
आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी बने हुए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बाकी तो ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों को मेरे साथ कनेक्ट होना है, पर्सनल मेंटरशिप लेनी है, चाहे आईएएस की चाहे स्टेट टीसीएस की, आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।